गुड मॉर्निंग। आगे हमने बहुत सारे किंगडम डिस्कस कर लिए। जितने भी किंगडम थे, फंगाई डिस्कस कर लिया, प्लांट किंगडम डिस्कस कर लिया। अभी आ रहे हैं हम एनिमल किंगडम में। लेकिन एनिमल किंगडम में जाने से पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि इसके फाइलम याद कर लो आप। ये पोरीफेरा है, नाइडीरिया है, टिनोफेरा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये सारी लिस्ट इसी सीक्वेंस में आपको याद रखनी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो अभी सारा डिस्कशन करेंगे ये कोई यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, किसी की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, तो ये याद रखना आपको ज़रूरी है। और ये याद कर रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है। अगर आपको पसंद आए तो ये वाली ट्रिक कर लो, नहीं तो अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना लो। पोर्टुगीज की नादिरा 10 प्लेट्स लेके आई एंड आस्क्ड अन्ना एंड आर्टिस्ट मौलिक, एक हेमी चपाटी चाहिए क्या? एक हेमी माने आधी, चपाटी, ठीक है। पोर्टुगीज की नादिरा 10 प्लेट्स लेके आई, तो पोर्टुगीज से हो जाएगा पोरफायरा, नादिरा से हो जाएगा नाइडीरिया, 10 से हो जाएगा टिनोफोरा, प्लेट से हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस, आस से हो जाएगा एस्केहेल्मिन्थेस, अन्ना से हो जाएगा एनेलिडा, आर्टिस्ट से हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, मौलिक से हो जाएगा मोलुस्का, एक से हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, हेमी से हो जाएगा हेमिकॉर्डेटा और चपाटी CH से हो जाएगा कॉर्डेटा। तो ये सीक्वेंस में आपको याद रखना जरूरी है। ये सीक्वेंस कोई पूछता नहीं है, लेकिन जब जब हम डिस्कशन करेंगे तो ये सीक्वेंस याद रखने से आपको बेनिफिट बहुत मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको कहाँ तक ट्रू सिलोमिड्स मिलते हैं, तो ट्रू सिलोमिड्स आपको एस्केहेल्मिन्थेस के बाद में मिलते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो ये एस्केहेल्मिन्थेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह से आपको ये हेल्प मिलेगी, तो ये याद रखना ज़रूरी है। तो याद रखने के लिए ये एक शॉर्ट निमोनिक्स बनाया हुआ है, ये निमोनिक्स आप याद कर लो और निमोनिक्स से ये भी याद कर लो। याद करने का कोई दूसरा तरीका है नहीं, आपके पास अगर तरीका है तो उसका इस्तेमाल करें। तो अब हम चलते हैं एनिमल किंगडम में। तो एनिमल किंगडम में बेसिकली विल स्टार्ट विथ हैबिटेट। तो फर्स्ट इसका जो डिस्कशन का पॉइंट रहेगा वो हैबिटेट रहेगा। तो नॉर्मली एनिमल्स मिलते हैं या आइदर एक्वेटिक मतलब पानी में मिलते हैं या ज़मीन पे मिलते हैं। तो जो पानी में मिलने वाले को हम बोलते हैं एक्वेटिक, और जो ज़मीन पे मिलते हैं मतलब लैंड है उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। तो पानी में मिलने वाले जो एनिमल्स हैं उसको हम एक्वेटिक बोलते हैं, और उसको उसमें भी 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि जो सतह पे मिलते हैं मतलब दे आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, तो उसको हम बोलते हैं ज़ूप्लैंक्टन। फिर ये ज़ूप्लैंक्टन और बीच में जो रहती है मतलब न सतह पे है न बॉटम पे है, तो उसको बोलते हैं बीच में, और उसको बोलते हैं नेक्टॉन्स। फिशिश में ये सारी फिशिश जो नॉर्मली मिलती हैं वो नेक्टॉन्स में मिलती हैं। फिर होता है बेंथिक मतलब जो बॉटम में पाए जाते हैं, जैसे स्टारफिश है वो नॉर्मली आपको बॉटम में मिलेगी, तो इसको बोलते हैं जो बॉटम में मिलती है उसको हम बोलते हैं बेंथिक। स्टारफिश जैसी बहुत सारी फिशेस उसमें मिलती हैं, बट स्टारफिश इज वन ऑफ देम। अभी आ जाते हैं हम टेरेस्ट्रियल पे। टेरेस्ट्रियल माने जो पानी में नहीं रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं। तो ज़मीन में जो बरोइंग एनिमल्स हैं मतलब जो खड्डा खोद के अंदर रहते हैं उसको बोलते हैं फिशोरियल। जैसे रैट है, फिर अर्थवर्म है,
अर्थवर्म है, फिर रैबिट है, ये सारे एनिमल्स आपको एक बरो बना के इसके अंदर रहते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूशोरियल। फिर फास्ट रनिंग एनिमल है, उसको बोलते हैं कर्जोरियल। कर्जोरियल माने फास्ट रनिंग एनिमल होते हैं, जैसे डियर है, हॉर्सेस है, जेब्रा है, ये फास्ट रनिंग एनिमल है, ये सारे कर्जोरियल में आते हैं। हॉर्स ले लो, डियर ले लो। फिर आते हैं सेंसोरियल, जैसे ये दीवार की सतह पे जो ऊपर चढ़ के जाते हैं उसको सेंसोरियल बोलते हैं, जिसको लिजर्ड जैसे एनिमल को हम सेंसोरियल बोलते हैं। अभी फिर बाद में आता है आर्बोरियल। आर्बोरियल माने जो ज़मीन के उस पे नहीं रहते हैं, थोड़े ऊपर रहते हैं, जैसे मंकीज़ है, बर्ड्स है, ये सारे ऊपर रहते हैं, तो इसको बोलते हैं आर्बोरियल। मंकीज़ हैं, बर्ड्स हैं, इसको आर्बोरियल्स बोलते हैं। और बहुत समय तक, बहुत टाइम से मतलब बहुत काफ़ी समय उसका जो एयर में ही बिताते हैं उसको एरियल बोलते हैं। जैसे ईगल है वगैरह बहुत टाइम तक हवा में रह सकते हैं, उसको एरियल बोलते हैं। तो ये हैबिटेट के हिसाब से हमने इसको अभी डिस्टिंग्विश किया। अभी हम देखेंगे उसका दूसरा पार्ट, मतलब इसकी सिमेट्री के हिसाब से देखेंगे। तो सिमेट्री के हिसाब से देखें तो सारे एनिमल या तो एसिमेट्रिक होते हैं या तो सिमेट्रिक होते हैं। चलो भाई, आपने तो बता दिया है सिमेट्रिक, लेकिन होता क्या है एसिमेट्रिक या सिमेट्रिक? तो जिसको भी बीच सेंटर में से अगर उसको प्लेन पास करो और उसको अगर दो इक्वल पार्ट में आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो उसको एसिमेट्रिक बोलते हैं। जैसे कि अमीबा है तो उसका कोई शेप नहीं होता है, वो इरेगुलर शेप होता है, तो उसमें के बीच में से अगर प्लेन पास करोगे तो जैसे अमीबा है तो ये यहाँ पे थोड़ा मिलेगा, फिर बाद में यहाँ मिलेगा। अभी ऐसे प्लेन बनाओगे तो न्यूक्लियस यहाँ पे रह जाएगा। इसी तरह स्नेल है वो अपना पूरा बॉडी उसका शेल के अंदर रखता है, तो इसका जो बॉडी उसका स्नेल में ऐसा उसका बॉडी रहता है। तो अभी इसका कैसे आप दो पार्ट में हिस्से में डिवाइड करोगे? कहीं से भी काटो उसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक। अभी आ जाते हैं हम सिमेट्रिक पे। तो सिमेट्रिक बहुत टाइप की होती है, जैसे यूनिवर्सल माने अगर कोई भी एनिमल बॉल शेप्ड है, इसको सेंटर में से उसका सेंटर में से उसका प्लेन पास करके उसको काटोगे, कोई भी प्लेन से काटोगे तो आपको 2 इक्वल हाफ में मिलेगा, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सिमेट्री। और अगर उसको काटने से इक्वल 2 पार्ट्स में मिलता है तो उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे ह्यूमन बीइंग्स है सारे, अब 4 लेग्ड एनिमल टेट्रापोड्स ले लो, तो उसको अगर बीच में से निकालो तो एक आंख इस तरफ, एक आंख इस तरफ, एक लेग इस तरफ, एक लेग इस तरफ, तो इस तरह से जो 2 पार्ट में हिस्से में डिवाइड होती हैं उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। तीसरी टाइप की भी सिमेट्री आती है, इसको बोलते हैं हम रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है? रेडियल सिमेट्री मतलब एनिमल को अगर आप काटोगे तो उसको एग्जैक्टली बीच में से अगर प्लेन में से अगर सेंटर में से प्लेन पास करोगे तो उसको देर आर पॉसिबिलिटी 2, 3, 4 ऐसे प्लेन अगर पास कर सकते हो तो उसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। जैसे स्टारफिश है तो स्टारफिश का शेप इस तरह से होता है।
तो अगर यहाँ से अगर प्लेन पास करो तो एक हो गया, अगर यहाँ से पास करो तो ऐसे दो हिस्से मिलेंगे, अगर यहाँ से पास करो तो दो ऐसे हिस्से मिलेंगे, अगर यहाँ से पास करो तो और दो हिस्से मिलेंगे, इक्वल हिस्से मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं पेंटामेरस। टेट्रामेरस भी आती है। टेट्रामेरस मतलब 4 प्लेन आप पास कर सकते हो, 4 प्लेन पास कर सकते हो और 4 प्लेन में से आपको सिमेट्री मिलेगी। 6 प्लेन भी होती है, जैसे सीक कुंबर है, तो इसमें से आप 6 प्लेन ऐसी पास कर सकते हो सेंटर में से कि इसको 6 हिस्से में आप डिवाइड कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं हेक्सामेरस रेडियल सिमेट्री। तो ये हुई अपनी रेडियल सिमेट्री की बात। अभी हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन माने क्या? तो हम सबको पता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। डिवीज़न ऑफ लेबर क्या कहाँ होता है? मतलब अगर एक हिस्सा कोई पार्ट, मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर डाइजेशन का काम करता है तो वो फिर डाइजेशन का काम ही करता है, वो ये नहीं देखता है कि हम मेरे लिए न्यूट्रिशन कौन लेके आएगा। अगर किडनी है तो किडनी है वो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव का काम करती है, तो वो ये नहीं सोचती है, या तो किडनी को ये चिंता नहीं रहती है कि मेरा न्यूट्रिशन कौन लेके आएगा। इसी तरह से हार्ट है तो हार्ट सब जगह ब्लड भेजता है, तो वो ये नहीं सोचता कि मेरे लिए न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन कौन लेके आएगा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। और हर एक जो मैंने किडनी है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, ये सबको ऑर्गन बताया, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि एक सेल है लेवल ऑर्गेनाइजेशन। एक सेल है उसका, ये चाहे वो कंप्लीट बॉडी हो, लेकिन एक सेल सारे फंक्शन वही निपटा देता है, चाहे एक्सक्रीशन का हो, चाहे डाइजेशन का हो, चाहे खाना लेना हो, चाहे पानी फेंकना हो, कुछ सारे जितने हम हमारे बॉडी फंक्शन करते हैं वो एक सेल सब फंक्शन ख़त्म कर देती है। तो ये आपको ये पूरा स्पॉन्जिस में मिलेगा, दैट इज़ पोरफायरा में। स्पॉन्जिस के सारे स्पीसीज, पोरफायरा के सारे स्पीसीज है, यूप्लेक्टेला है, स्पॉन्जिस है, बहुत सारे स्पीसीज हैं, लेकिन इंडिविजुअली हम फाइलम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा पोरफायरा में। फिर आता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे टिश्यू बनना स्टार्ट हो गया है और एक सेल का ग्रुप कोई पर्टिकुलर फंक्शन करता है लेकिन पूरा ऑर्गन नहीं बन पाए हैं, तो उसको हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि नाइडेरिया तक हम आते हैं तो ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये सेल इंडिविजुअल एक सेल काम करती है तो दूसरे सेल को कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब स्लाइटली डिवीज़न ऑफ लेबर है लेकिन कंप्लीट डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं है। इसको बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। वो मिल जाएगा आपको नाइजीरिया में। इसका दूसरा नाम नाइजीरिया और इसका ग्रुप में आता है एनिमल हाइड्रा। अभी तीसरा पार्ट है ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन में बाद में आप एनेलिडा या आर्थ्रोपोडा से ऊपर जाओ तो आपको सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे मिल जाएंगे कि लंग्स रेस्पिरेशन का काम भी होता है, एक पार्ट करती है, ब्रीदिंग का काम मतलब ऑक्सीजन लाने का भी काम एक ऑर्गन करता है, डाइजेशन का काम भी एक ऑर्गन करता है, फिर एक्सक्रीशन मतलब जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको रिमूव करने का काम भी एक ऑर्गन करता है। तो ये टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे आर्थ्रोपोडा से ऊपर या एनेलिडा से ऊपर जाएंगे तो इसमें सब में आपको मिलेगी छोटी मात्रा में, लेकिन सब ऑर्गेनाइजेशन आपको एक प्रॉपरली डेवलप इंटेस्टाइन मिलेगा, प्रॉपरली डेवलप्ड कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलेगा, या प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं तो अनप्रॉपरली डेवलप्ड लेकिन ऑर्गन के कुछ ऑर्गन ऐसे मिलेंगे कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट का काम करती है, या तो फिर ये डाइजेशन का काम करती है, या तो फिर रेस्पिरेशन का सब काम उसने
ढंग से अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये डिवीज़न ऑफ लेबर हो गई। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन की बात। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे बॉडी प्लान को। तो बॉडी प्लान क्या होती है? जैसे स्पॉन्जिस है, तो स्पॉन्जिस दे आर जस्ट ग्रुप ऑफ सेल्स, तो इसको सेल एग्रीगेट बोलते हैं। तो बॉडी प्लान में स्पॉन्जिस है, तो दे आर जस्ट ग्रुप ऑफ सेल्स, तो इसको सेल एग्रीगेट, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, यहाँ से पानी आएगा और यहाँ से पानी चला जाएगा, और ये जस्ट ग्रुप ऑफ सेल्स ही है, और सारा सब फंक्शन ऐसे बहुत से सारे हिस्से में से अंदर पानी आएगा, यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से चला जाएगा, इसके साथ फूड भी आ जाएगा, लेकिन दिस इज़ जस्ट अ सेल एग्रीगेट बोलते हैं इसको। मतलब एक सेल का ग्रुप ऑफ सेल्स है विच बिहेव्स लाइक एक ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। तो ये हुई सेल एग्रीगेट की बात। दूसरी होती है ब्लाइंड सेक। तो ब्लाइंड सेक में क्या होता है कि जैसे हम हाइड्रा को देखते हैं, तो हाइड्रा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ इसके टेंटेकल्स लगे हुए थे। तो ये जो नाइडेरिया है, ये स्टिंगिंग सेल्स रहते हैं यहाँ पे, लेकिन ब्लाइंड सेक में एक हिस्सा में से उसका मटेरियल, फूड मटेरियल, पानी जो भी आना है, ये एक ही ओपनिंग से आता है और वही ओपनिंग से वापस चला जाता है। तो देयर आर नो टू डिफरेंट ओपनिंग ऑफ इनटेक एंड आउटटेक। तो इस टाइप के बॉडी प्लान को ब्लाइंड सेक बोलते हैं, और वो आपको नाइडेरिया में या तो हाइड्रा में मिलेगा। तीसरा प्लान है वो ट्यूब विद इन ट्यूब बोलते हैं। जैसे हमारा खाना है, उसका लेने की जगह एक है और छोड़ने की जगह अलग है। देयर इज माउथ एंड एनस, तो उसको ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान बोलते हैं। जैसे हम अर्थवर्म लेते हैं, तो अर्थवर्म को यहाँ से खाना लेते हैं और यहाँ इसकी ओपनिंग रहती है, और ये रफ ड्राइंग है, लेकिन इसमें इसको ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान, मतलब या एक जगह से खाना आता है और दूसरी जगह से एनस से खाना निकल जाता है। तो दो ओपनिंग रहते हैं, माउथ एंड एनस। जैसे फिश है, तो फिश में तो यहाँ से वो अपना खाना लेगी और खाना एक तरफ से छोड़ देगी, माउथ पार्ट से खाना लेगी। तो ये सारे प्लान को बोलते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। अभी हम डिस्कस करेंगे जर्माइनल लेयर की। जर्माइनल लेयर क्या है? तो इसका पहले एक जनरल डायग्राम बना लेते हैं कि नॉर्मली जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी होती है, जब बनता है तब 3 लेयर होते हैं। बाहर वाला लेयर को एक्टोडर्म बोलते हैं, बीच वाला जो लेयर होता है, अंदर वाला जो लेयर होता है, उसको एंडोडर्म बोलते हैं। कलर थोड़ा बदल देता हूँ, इसको एंडोडर्म बोलते हैं। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अगर कोई भी मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसकी जगह प्रेजेंट, इसको बोलते हैं एंडोडर्म। ये वाला पूरा हिस्सा है, उसको हम बोलेंगे एक्टोडर्म। तो ये वाला है एक्टोडर्म। अगर इसके बीच में अगर मेसोडर्म प्रेजेंट नहीं है, उसी जगह ये खाली जगह में मेसोग्लिया प्रेजेंट है, तो इसको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। मतलब 2 जर्माइनल लेयर ही है, जर्माइनल लेयर।
अभी इसी में अगर तीसरा लेयर मेसोडर्म का आ जाए तो इसी को हम, ये वाला हिस्सा मेसोग्लिया की जगह ये वाला हिस्सा में अगर सेल्स है वो मेसोडर्मल ओरिजिन के हो, मेसोडर्म हो, तो इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, क्योंकि ये जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम एक ऊपर में एम्ब्रियोनिक डिस्क बनती है। एम्ब्रियोनिक डिस्क में से 1 बाय 1 तीनों लेयर अपना एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बनता है, और ये तीनों लेयर से अपनी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो जैसे हमारे मसल्स है तो मेसोडर्म से बनते हैं, जैसे हमारे बोन्स है तो मेसोडर्म से बनते हैं, ब्रेन है तो हमारी एक्टोडर्म से बनती है। इसी तरह से एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म से 1 बाय 1 सारे लेयर्स हमारे बॉडी के बनते जाते हैं। तो ये 3 आपको याद रखना है, और ये तीनों लेयर ही एंड तक आपको याद, जो भी बॉडी आएगी इसमें ये 3 लेयर पाए जाएंगे, लेकिन इसमें टिनोफोरा तक ही 3 लेयर होते हैं। प्लेटी हेलमिंथिस में 3 लेयर होते हैं, प्लेटी हेलमिंथिस से स्टार्ट करो तो 3 लेयर होते हैं। फिर बाद में टिनोफोरा से आगे इसमें 3 लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते हैं, ये 1, 2, 3, ये तीनों ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये हुई जर्म लेयर की बात कि बॉडी नॉर्मली 2 या 3 लेयर से बनती है। अगर 2 लेयर से बन जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म से, और बीच में मेसोडर्म नहीं है लेकिन मेसोग्लिया है, तो इसको बोलेंगे हम डिप्लोब्लास्टिक। और अगर इसमें 3 लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तो भी हम इसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अभी आगे का पार्ट हम देखते हैं कि इसमें सिलोम कहाँ से आता है। सिलोम मतलब कैविटी। सिलोम मतलब कैविटी, COELM, सिलोम, ठीक है। चलो, सिलोम मतलब कैविटी। तो ये कैविटी है, अगर 2 टाइप की कैविटी होती है, जिसमें अगर कैविटी नहीं होती है तो इसको बोलते हैं एसिलोमेट्स, और अगर कैविटी होती हैं तो इसको बोलते हैं सिलोमेट्स। तो 2 इसमें पार्ट है, एसिलोमेट्स और दूसरे होते हैं सिलोमेट्स। तो अच्छा, सिलोमेट्स है, हमने आगे बताया आपको कि ये 3 लेयर होते हैं। तो 3 लेयर में से अगर मेसोडर्म वाला बीच वाला जो लेयर था इसको मेसोडर्म बोलते हैं, और मेसोडर्म जो भी कैविटी है अगर मेसोडर्म से लाइंड है तो उसको हम बोलते हैं ट्रू सिलोमेट्स। लेकिन अगर आपको कहीं कहीं पैचेस मिलते हैं, जैसे आपको एस्के हेलमिंथिस है तो उसमें क्या मिलेंगे, आपको मेसोडर्म के पैचेस मिलेंगे। मतलब ये आपका एक्टोडर्म है, ये वाला आपका एंडोडर्म है, और बीच में आपको ऐसे यहाँ पे कैविटी है, ये जगह पे सब जगह पे कैविटी है, लेकिन मेसोडर्म के पैचेस है। ये पूरी कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं है। तो इस टाइप की जो सिलोम या तो बॉडी कैविटी है उसको हम बोलते हैं स्यूडो सिलोमेट्स, मतलब फॉल्स सिलोमेट। तो उसका नाम बनता है स्यूडो सिलोमेट्स। और ये आपको एस्के हेलमिंथिस में देखने को मिलेगा। लेकिन प्लेटी हेलमिंथिस में तीनों लेयर आ जाते हैं। तीनों लेयर मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों लेयर आ जाते हैं। आगे में तो नहीं होते, ये डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि बीच में मेसोडर्म में कोई कैविटी नहीं बन पाती है, तो इसको बोलते हैं हम एसिलोमेट्स। तो तभी भी ये मेसोडर्म होते हुए भी इसको हम एसिलोमेट्स में डालेंगे, क्योंकि कैविटी बनती नहीं है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन माने क्या? सेगमेंटेशन यानी बॉडी एक्सटर्नली या इंटरनली उसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रिपीट होता है। जैसे अर्थवॉर्म में हम देखेंगे तो बाहर से एक
स्ट्रक्चर ऐसे रिपीट होता है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मैरी इस तरह से उसका बड़ा बनाया है काफ़ी, लेकिन इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेशन या रिपीटेशन बोलते हैं इसको। और इंटरनल भी ये रिपीट होते हैं स्ट्रक्चर यहाँ पे, तो इसको सेप्टा बोलते हैं। ऐसे इंटरनल, जैसे हमारे बॉडी में एक स्ट्रक्चर अंदर रिपीट होता है, जैसे हमारे आगे में रिब्स रिपीट होते हैं, पीछे में हमारा स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो वर्टिब्रेट कॉलम रहता है उसमें जो स्ट्रक्चर रहते हैं, ईच वर्टिब्रल कॉलम के ईच पीस है वो भी रिपीटिटिव इन नेचर रहते हैं। तो ये इंटरनल सेगमेंटेशन भी हमारा होता है। तो ये हुई हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन की बात। तो ये आज हमारा जो इंटरनल जो पार्ट है, अच्छा हेड फॉर्मेशन भी ले लेते हैं कि पोरीफायरा स्नाइडेरिया तक कोई भी पोरीफायरा में जो नर्वस टिश्यू है स्लाइटली डेवलप्ड रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली होते ही नहीं है। लेकिन जैसे ही नाइडेरिया में आता है वो उसके नर्वस सिस्टम स्लाइटली इन फॉर्म ऑफ सम नर्वस प्लेक्सिस है, या टिनोफोरा में जाओ या प्लेटीहेलमिन्थेस में जाओ, लेकिन जब तक आप एस्केहेलमिन्थेस में जाओ तो एक ग्रुप ऑफ गैंग्लिया बन के उसका हेड टाइप स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको सिफिलाइजेशन बोलते हैं या हेड फॉर्मेशन समझ लो आपको। ये नौकोड है, यहाँ गैंग्लिया के ग्रुप है, ग्रुप ऑफ गैंग्लिया है, तो एक हेड बनना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं सिफिलाइजेशन। फिर भी ये रूडिमेंट्री होते हैं, एस्केहेलमिन्थेस, एनेलिडा, वहाँ सब जो ब्रेन होता है वो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ गैंग्लियन या नर्वस टिश्यू, जिसको हम एक रूडिमेंट्री ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो ये सारे यहाँ तक मोलस्का तक ब्रेन का कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन हेड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही हम हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा या मोलस्का में आता है, उसमें हेड स्लाइटली डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आज हमारा जो एक्सटर्नल फीचर थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। अभी हम नेक्स्ट जो हम लेक्चर लेंगे उसमें सब इंटरनल, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम है या तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सारी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।